हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तस्लीम। चलिए कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मर्टिया और रैसा नाम के पति पत्नी अपनी छोटी सी बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रहे थे। मारिया अपनी बेटी को सुलाने के लिए एक कहानी पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह उस कहानी को आगे बढ़ता रहा उसे कुछ महसूस हुआ। तभी एक लाल रंग का कपड़ा आसमान से उड़कर उनकी खिड़की पर लटक गया। बिल्कुल ऐसे ही कपड़े का किताब में भी जिक्र था, तो ऐसा लगा मानो ये किताब से ही निकल कर आया हो। इस घटना के 12 साल बाद हम मर्टिया और उसकी बेटी मैगी को देखते हैं, जो इस वक्त अपनी गाड़ी में थे। मर्टिया गाड़ी चला रहा था और मैगी मैप से रास्ता बता रही थी। आखिरकार वह उस जगह पहुंच गए जहां एक पुरानी किताबों की दुकान थी। मैगी ने पूछा कि जिस किताब को आप इतने समय से ढूंढ रहे हैं, क्या वह हमें यहाँ मिल जाएगी? इस पर मर्टिया ने हैरान होकर कहा कि तुम्हें किसने कहा कि मैं एक किताब ढूंढ रहा हूँ? मैगी काफी समय से अपने पिता की यह हरकतें देख रही थी। मर्टिया अक्सर किताबों की दुकान में जाता है, कुछ ढूंढता है और वह किताब ना मिलने पर उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखती है। खैर, अभी के लिए मर्टिया ने यह कहकर टाल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके बाद वो किताब की दुकान में चला गया। इस दौरान मैगी बाहर बाजार में घूमने लगी। तभी दुकान का मालिक वहां आया। वो दुकान के अंदर किताबें देख ही रहा था कि तभी किताबें फुसफुसाने लगी, उससे बात करने लगी। ओया ने उन पर ध्यान नहीं दिया और घबराया तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल वह इंक हॉट नाम की एक किताब ढूंढ रहा है। तभी बाहर मैगी के पास एक अजनबी आया और उससे बात करने लगा। मैगी थोड़ा घबरा गई और वहां से जाने लगी। तभी इस आदमी ने बताया कि वह और मैगी पहली बार नहीं मिल रहे। जब वह पहली बार मिले थे तो मैगी बहुत छोटी थी। मर्टिया दुकान से बाहर आया तो उसने उस आदमी को मैगी से बात करते देख लिया। ये आदमी मर्टिया को सिल्वर टंग के नाम से बुला रहा था। मर्टिया ने मैगी को कार में इंतजार करने के लिए कहा। इस आदमी का नाम डस्ट फिंगर है। उसने कहा कि वह दोनों चलते हुए बात कर सकते हैं, जिस पर मर्टिया ने खींचकर डस्ट फिंगर से पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें। डस्ट फिंगर ने मर्टिया को उसकी गलती ठीक करने के लिए कहा जो उसने 9 साल पहले की थी। उसने कहा कि कैप्रिकॉन नाम का आदमी यह जानता है कि तुम कहाँ रहते हो और अगर तुमने किताब नहीं पढ़ी तो हम वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। दरअसल डस्ट फिंगर चाहता था कि मर्टिया उसके लिए पढ़े, लेकिन मर्टिया ने कहा कि उसने जोर से पढ़कर सुनाना बंद कर दिया है। डस्ट फिंगर ने कहा कि मुझे उसी दुनिया में वापस भेज दो जहां से तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। साथ ही वह मर्टिया से उस किताब के बारे में पूछने लगा। मर्टिया ने बताया कि मेरे पास वह किताब है ही नहीं। इसके बाद मर्टिया उसे धक्का देकर वैन की तरफ भागने लगा। उसे रास्ते में मैगी मिली जो चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। रास्ते में मैगी ने पूछा कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मर्टिया ने उसे कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ और मैगी को अब कुछ वक्त के लिए अपनी आंटी के घर पर रहना होगा। मैगी समझ गई कि उसके पिता उसे कुछ नहीं बताने वाले। तभी ये दोनों एलेनोर, जो कि मैगी की आंटी है, उसके घर पहुंचे। एलेनोर ने दरवाजा खोला और वह सब बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में एलेनोर ने रैसा के बारे में पूछा। इस पर एलेनोर मैगी से कहने लगी कि बेटा कोई बात नहीं, तेरी माँ चली गई लेकिन मैं तो हूं ना तेरे साथ। ये सुनकर मैगी गुस्सा हो गई और उसने कहा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं गई है। इतना कहकर मैगी वहां से उठकर चली गई। जब मर्टिया उसके पीछे गया तो मैगी ने उससे पूछा कि बताओ मेरी मम्मा कहाँ पर हैं। मैगी का मानना था कि जो किताब मर्टिया ढूंढ रहा है उसका जरूर उसकी माँ से कुछ तो लेना देना है। वहां मर्टिया बैठा एक किताब पढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक वहां डस्ट फिंगर आ गया। डस्ट फिंगर ने बताया कि जब मर्टिया ने उसकी मदद करने से मना कर दिया तो वह कैप्रिकॉन के पास गया। इससे पहले कि मर्टिया उसकी बात समझ पाता, दूसरे कमरे से शीशा टूटने की आवाज आई। मर्टिया तुरंत उस तरफ भागा। एलेन भागते हुए मैगी के पास आए और कहा कि कुछ लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जब मर्टिया लाइब्रेरी में पहुंचा, कैप्रिकॉन के आदमियों ने पूरी लाइब्रेरी तहस नहस कर दी थी। डस्ट फिंगर ने अपने आग वाले हाथों से एक आदमी को चेतावनी दी कि याद रहे किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। मर्टिया ने कहा कि मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो, लेकिन इन आदमियों ने मैगी को उठा लिया ताकि मर्टिया उनके लिए किताब पढ़े और उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेज दे। इन लोगों ने एलेनोर की लाइब्रेरी की सारी किताबें जला दी, फिर इन सबको एक कार की तरफ ले जाने लगे। जलती हुई किताबों के ढेर से डस्ट फिंगर ने एक किताब उठाई जो अभी जली नहीं थी और उसे मैगी को देने लगा, लेकिन मैगी ने गुस्से में वह किताब नहीं ली। फिर कार के अंदर कुछ वक्त बाद जब मर्टिया को होश आया तो उसने देखा कि उन्हें किसी अजीब सी जगह पर ले जाया जा रहा था। कार में एलेनोर और मैगी भी थे। गाड़ी एक पुरानी बिल्डिंग के पास रुकी और उन सबको अंदर ले जाया गया। इस बिल्डिंग में अजीबोगरीब जानवर हैं, यूनिकॉर्न्स, उड़ते हुए बंदर जो इस दुनिया के लगते ही नहीं। उन तीनों को एक खाली कमरे में बंद कर दिया गया। एलेनोर ने गुस्से से पूछा कि यह सब अजीब जानवर यहाँ कैसे आए। तब मर्टिया ने सच्चाई बताई। ये सब जानवर एक किताब से आए हैं। काफी समय पहले जब मर्टिया अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर पर था, वह तीनों एक नई किताब लेकर आए थे जिसे मैया ने पढ़ना शुरू किया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक एक आदमी किताब से निकलकर बाहर आ गया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि कैप्रिकॉन ही था, जो पेशे से एक डाकू था। इसके साथ बस्ता, चाकू जलाने वाले साथी और फिर डस्ट फिंगर जो घूमते फिरते आग से जादू दिखाता है। ये सब भी बाहर आए। मर्टिया के शब्दों से ही यह सब किताब से बाहर आए थे, और जब ये सारे बाहर आए तभी रैसा को किताब ने अंदर खींच लिया। कैप्रिकॉन ने उन पर हमला किया, लेकिन डस्ट फिंगर ने उन्हें जैसे तैसे बचाया। जब मर्टिया ने रैसा को ढूंढा तो उसे वह कहीं नहीं मिली। उस दिन के बाद से मर्टिया ने कोई भी किताब पढ़कर सुनाना बंद कर दिया। मैगी ने पूछा कि क्या वो रैसा को किताब पढ़कर बाहर नहीं निकाल सकता। तब मर्टिया ने कहा कि हाँ, निकाल तो सकता हूँ,
पर अब मैगी को लग रहा था कि ऐसी दुनिया में इतने सालों तक उसकी माँ जिंदा भी रह पाई होगी या नहीं, और यह बात पक्की भी है कि वह किताब के अंदर हैं। इससे पहले मोर्टिया कुछ भी जवाब दे पाता, उन्हें निकालकर कैप्रिकॉन के पास ले जाया गया। महल की तरफ जाते हुए उन्होंने रास्ते में अजीबोगरीब पेंटिंग्स देखी। उधर एक कमरे में कैप्रिकॉन उनका इंतजार कर रहा था। मियर ने उसे ताना मारते हुए कहा कि अब तू महल में रह रहा है, अब क्या चाहिए तुझे। कैप्रिकॉन का मानना था कि वह किताब वाली दुनिया से यहाँ ज्यादा बेहतर महसूस करता है। तभी कैप्रिकॉन ने अपने रीडर को किताब पढ़ने को कहा, लेकिन रीडर ने कैप्रिकॉन से कहा कि आपने तो वादा किया था कि एक बार मोर्टिया आ जाए फिर मुझे नहीं पढ़नी पड़ेगी। कैप्रिकॉन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मेरी बातों पर भरोसा मत किया करो, वो झूठ था। चल पर अब। रीडर ने रूपंजल राजकुमारी की कहानी पढ़नी शुरू की। तभी बाहर से एक जवान औरत कैप्रिकॉन के आदमियों से बचकर भागती हुई वहां आई। उसके चेहरे पर कुछ शब्द लिखे हैं क्योंकि अभी उसे आधा ही पढ़ा गया था। दरअसल डेरियस हकलाता था, इसी वजह से वह किताब से चीजें अच्छे तरीके से नहीं निकाल पाता था। अब एक दूसरी किताब लाई गई ताकि मोर्टिया इस किताब को पढ़े। ये किताब एक खजाने के बारे में थी और कैप्रिकॉन चाहता है कि इस किताब से खजाने को बाहर लाने के लिए इस किताब को पढ़ा जाए। अचानक कमरे में रेत बरसने लगी और जैसे जैसे वह पढ़ता गया सोने के सिक्के गिरने लगे। कैप्रिकॉन और उसके आदमी खुशी से पागल हो गए, लेकिन अचानक एक आदमी भी वहां आ गया और बदले में कैप्रिकॉन के एक आदमी को किताब ने खींच लिया। डस्ट फिंगर ने याद दिलाया कि वह भी अपने घर वापस जाना चाहता है। डमोडियो ने कहा कि मैं जानता ही नहीं हूं किताब में किसी को वापस कैसे भेजते हैं। उधर कैप्रिकॉन वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे ये दुनिया बेहतर लगती थी। बहुत बहस के बाद कैप्रिकॉन ने इंकहॉट किताब को आग में फेंक दिया। डस्ट फिंगर उसे बचाने के लिए भागा, लेकिन कैप्रिकॉन के आदमियों ने उसे रोक लिया और जलती हुई किताब को डस्ट फिंगर के हाथों से छुड़ाकर दोबारा जला दिया। मोर्टिया और उसके परिवार को दोबारा उसी कमरे में भेज दिया गया। डस्ट फिंगर ऐसी जगह पहुंचा जहां बहुत सी औरतें कैप्रिकॉन के लिए काम कर रही हैं। उसमें से एक रेसा है। जब रेसा ने डस्ट फिंगर के जले हुए हाथ देखे तो रेसा ने उसकी मरहम पट्टी की। उसने बताया कि इंकहॉट उसके हाथ में आ चुकी थी, लेकिन कैप्रिकॉन ने उसे जला दिया। रेसा बात नहीं कर सकती थी क्योंकि डेरियस ने उसे किताब पढ़कर बाहर तो निकाल दिया, लेकिन उसकी आवाज वहीं रह गई किताब के अंदर। रेसा ने डस्ट फिंगर को उसके हाथों के लिए थोड़ी बर्फ दी। दूसरी ओर जो आदमी सोने के सिक्कों के साथ बाहर आया है वह भी मोर्टिया वाले कमरे में ही बंद था। वह खुद को दिलासा दे रहा था कि यह सपना है, ये सपना है। ये देखकर मैगी ने उसे शांत करते हुए पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने बताया कि मेरा नाम फरीद है। अगले दिन डस्ट फिंगर एक सपना देखते हुए उठा जिसमें उसकी पत्नी उसे वापस बुला रही है। उठते ही उसने देखा कि रेसा उसकी बैंडेज उतार रही है और डस्ट फिंगर ने पूछा कि वह इस एहसान का बदला कैसे चुकाएगा। रेसा ने अपनी चैन की तरफ इशारा किया, मानो कह रही हो कि मैं आजाद होना चाहती हूँ। डस्ट फिंगर ने पूछा कि आजाद होके वह जाएगी कहाँ। रेसा ने उसे कागज का टुकड़ा दिखाया जिसमें मोर्टिया और मैगी का स्केच बना था। हैरानी से डस्ट फिंगर ने पूछा कि क्या ये तुम्हारा परिवार है, जिसके बाद रेसा ने हामी भरते हुए लिखकर पूछा कि तुमने इन्हें देखा है क्या। डस्ट फिंगर को याद आया कि जब वह किताब से बाहर आया था तो रेसा को अंदर खींच लिया गया था और फिर डेरियस ने किताब पढ़कर उसे बाहर निकाल दिया। इसी वजह से मोर्टिया इंकहॉट के अंदर से अपनी पत्नी को बाहर नहीं निकाल पा रहा क्योंकि वह तो पहले से ही बाहर है। तभी डस्ट फिंगर ने उससे वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से जरूर मिलवाऊंगा। वो बाहर गया तो उसने देखा कि गार्ड सो रहे हैं तो उसने अपने पालतू जानवर को जाकर चाबी लाने के लिए कहा। क्वीन डस्ट फिंगर का पालतू जानवर चाबी ले आया और रेसा को दे दी। रेसा ने अपनी चैन खोली जिनसे वह बंधी हुई थी। जैसे ही डस्ट फिंगर मोर्टिया के दरवाजे पर पहुंचा उसने मैगी को कहते सुना कि शायद इंकहॉट की एक और भी कॉपी हो। डस्ट फिंगर अंदर गया और उसने मोर्टिया से पूछा कि क्या वो एक डील कर सकते हैं कि अगर इंकहॉट की एक और कॉपी मौजूद है तो वह उसे साथ मिलकर ढूंढेंगे और फिर वह डस्ट फिंगर को वापस अपने घर भेजकर रेसा को बाहर बुला सकता है। डस्ट फिंगर ने एक किताब निकाली और मोर्टिया को पेज 14 पढ़ने को कहा। जैसे ही उसने ये पेज पढ़ा एक बहुत बड़ा तूफान आ गया जिसे देखकर सभी गार्ड्स घबरा गए। रेसा भी बाहर आए, लेकिन भागते हुए वह एक बड़े खड्डे में जा गिरी। डस्ट फिंगर, मोर्टिया, फरीद, एलेनोर और मैगी वहां से निकल गए। भागते भागते डस्ट फिंगर नीचे गिर गया तो उसने देखा कि रेसा एक खड्डे में फंसी हुई है। उसने डस्ट फिंगर से मदद मांगी, लेकिन डस्ट फिंगर ने उसकी मदद नहीं की और बाकियों के साथ वहां से भाग गया। वह सभी लोग एक वैन में बैठकर वहां से निकल गए और पूरी जगह तूफान से तहस नहस हो गई। ये लोग गाड़ी चलाते हुए शहर में पहुंचे जहां उन्हें इंकहॉट के राइटर से मिलना था। डस्ट फिंगर ने उनके साथ जाने से मना कर दिया क्योंकि वह अपनी जिंदगी की आगे की कहानी नहीं जानना चाहता, उसे जीना चाहता है। इस पर मैगी ने पूछा कि यह तो अच्छी बात नहीं है कि तुम्हें फ्यूचर का पता होगा। उसने कहा कि जब पहले से पता होगा तो जिंदगी जीने का मजा ही क्या है। मैगी और मियर अब किताब के राइटर के पास पहुंचे। राइटर ने दरवाजा खोला तो उसे लगा कि यह लोग उसका ऑटोग्राफ लेने आए हैं, लेकिन मैगी ने बताया कि हम तो अभी अभी कैप्रिकॉन के चंगुल से बचकर भागे हैं। लेकिन किताब के राइटर फेनोग्लियो को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और वह उनकी बातों को मजाक समझकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि हाँ, मेरे लिखे हुए किरदार हैं ही इतने बेहतरीन की लोगों को यह असली लगने लगते हैं। फिर वह तीनों वहां वापस पहुंचे जहां वह फरीद और डस्ट फिंगर को छोड़कर आए थे। उन्होंने डस्ट फिंगर को आग के साथ कुछ करतब करते देखा। हैरानी से राइटर ने कहा कि यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने लिखा था। फेनोग्लियो खुद को रोक नहीं पाया और वह डस्ट फिंगर से बात करने आगे बढ़ा, लेकिन मोर्टिया ने उसे रोक दिया, ये कहकर कि डस्ट फिंगर उससे डरता है।
क्योंकि वह अपनी कहानी का अंत नहीं जानना चाहता। वेनोब्लियो ने कहा कि इसलिए डर रहा है क्या कि आखिर में मर जाएगा। ये सुनकर तो बेचारा डस्टफिंगर डिप्रेस ही हो गया। अबे मरना था मर जाता, बताने की क्या जरूरत थी। साले राइटर। आखिरकार उसने फेनोब्लियो से पूछा कि वह मरेगा कैसे। फेनोब्लियो ने बताया कि तुम अपने पालतू जानवर क्वीन को बचाते हुए मरोगे। तभी मर्टिया ने राइटर से इंकॉट की कॉपी मांगी। राइटर उन सबको अपने घर ले गया, जहां स्टोर रूम में बहुत सी किताबें थी, लेकिन इंकॉट वहां नहीं मिली। राइटर ने बताया कि कुछ वक्त पहले पता नहीं कैसे मेरी किताबें या तो जल जाती या फिर गायब हो जाती। समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ। मॉर्टिया तुरंत समझ गया था कि जरूर इस सब के पीछे कैप्रिकॉन का हाथ है, लेकिन आखिरकार इंकॉट की एक मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई। अब डस्टफिंगर को वापस जाने की पूरी आग लगी हुई थी। उसने मॉर्टिया से कहा कि अब जल्दी से मुझे वापस भेज दो, लेकिन मॉर्टिया ने कहा कि पहले वह अपनी पत्नी को वापस लाएगा। अब डस्टफिंगर के पास सच बताने के अलावा कोई चारा तो था नहीं। उसने बता ही दिया कि तुम्हारी पत्नी इसी दुनिया में है। टेरियस पहले ही उसे वहां से निकाल चुका है। गुस्से में आकर मॉर्टिया ने पूछा कि अभी वह कहाँ है, लेकिन डस्टफिंगर ने कहा कि तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि मुझे वापस किताब में भेजोगे। जिसके बाद डस्टफिंगर ने बताया कि वह वही है जहां से हम भागकर आ रहे हैं। राइटर की गाड़ी में उन दोनों ने वहां जाने का फैसला किया, जबकि फरीद और मैगी को वो लोग राइटर के पास ही छोड़ गए। उस रात मैगी को राइटर के घर पर अचानक ही बैठे बैठे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। ये वही किताब है जो जलने से बच गई थी। मैगी उस किताब के पास गई और उसने इसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने किताब पढ़ी तो टोडो नाम का एक कुत्ता किताब से बाहर आ गया और तुरंत बिस्तर के नीचे छुप गया। राइटर ने अचानक ही उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मैगी ने दरवाजा खोला, उसे पता चला कि राइटर को कैप्रिकॉन के गुंडों ने बंदी बना लिया था और अब वह गुंडे मैगी को धमकाकर मारिया का पता पूछने लगे। तभी राइटर ने टोडो को देखा और उसे पता चला कि मैगी भी किरदारों को किताब से बाहर ला सकती है। उसने यह बात गलती से जोर से बोल दी। ये सुनकर कैप्रिकॉन और उसके गुंडे समझ गए कि मैगी भी एक सिल्वर टंग है। जिसके बाद वो मैगी को अपने साथ ले गए। रास्ते में मर्टिया ने डस्टफिंगर से पूछा कि क्या ऐसा ठीक है। इस पर डस्टफिंगर ने उसे बताया कि वह वैसे तो ठीक है पर बोल नहीं सकती। अचानक डस्टफिंगर ने मर्टिया को गाड़ी रोकने के लिए कहा। उसने जाकर गाड़ी की डिक्की को खोलकर देखा तो वहां फरीद छुपा हुआ था। फरीद ने कहा कि मुझे वह राइटर ठीक आदमी नहीं लग रहा था, इसीलिए मुझे नहीं रहना था उसके साथ। जल्द ही मर्टिया, फरीद और डस्टफिंगर कैप्रिकॉन के महल के पास पहुंचे। तीनों ने चुपचाप पीछे के रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके लिए वह छत पर चढ़ गए। तभी मर्टिया फिसल गया और कैप्रिकॉन के आदमियों ने उसे देख लिया। किसी तरह ये तीनों बचकर भागे। मर्टिया ऊपर चढ़ा और रेसा के कमरे तक पहुंच गया, जहां रेसा का सारा सामान पड़ा था। अंदर जाकर उसे रेसा की स्केच बुक मिली, जिसमें उसने अपने परिवार की ड्राइंग्स बनाई थी। बाहर फरीद और डस्टफिंगर मर्टिया का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान फरीद ने डस्टफिंगर से कहा कि मैं तुम्हारा आग वाला जादू सीखना चाहता हूँ, और काफी कोशिशों के बाद वह ठीक ठाक जादू करने भी लगा। वह दोनों वहां खड़े ही थे। इस दौरान कैप्रिकॉन के एक आदमी ने उन्हें पकड़ लिया। फरीद तो किसी तरह भाग निकला, लेकिन डस्टफिंगर को पकड़कर महल के अंदर कैप्रिकॉन के पास लाया गया। जैसे ही वह कैप्रिकॉन के पास पहुंचा, उसने देखा कि रेसा एक जाल के अंदर बंधी हुई थी। रेसा ने डस्टफिंगर को अपने पास खींचा और डस्टफिंगर ने उसे बताया कि उसका पति उसे लेने आया है। इस कमरे में कैप्रिकॉन मैगी से किताब पढ़वा कर बहुत सी चीजें इस दुनिया में ला रहा था, ये देखने के लिए कि क्या वह सच में सिल्वर टंग है। राइटर ने कैप्रिकॉन को देखकर कहा कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने लिखा था। कैप्रिकॉन ने राइटर को अपना प्लान बताया कि वह एक खतरनाक किरदार को इस दुनिया में लाएगा जिसका नाम है शैडो, जिसके बाद शैडो इसी दुनिया में रहेगा। मैगी ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुमने पहले ही किताब की सारी कॉपीज जला दी हैं, लेकिन कैप्रिकॉन ने सांपों से भरे हुए एक डब्बे में पहले ही आखिरी कॉपी छुपा कर रखी हुई थी। उसने वह किताब निकालकर मैगी को दी और उसे कहा कि शैडो को इस दुनिया में लेकर आओ। मैगी ने कुछ भी पढ़ने से मना कर दिया, जिसके बाद कैप्रिकॉन मैगी को उस कमरे में लेकर गया जहां उसकी मां जाले में लटकी हुई थी। मैगी ने पहले तो उसे नहीं पहचाना, लेकिन फिर मां कहकर पुकारा और उसकी तरफ भागी। कैप्रिकॉन ने हंसते हुए कहा कि नहीं पढ़ना ना, मेरे लिए मत पढ़, मैं बस तेरी मां को मार दूंगा। मैगी को एहसास हुआ कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं। इसके बाद मैगी और डस्टफिंगर को जेल में डाल दिया गया। डस्टफिंगर अलग जेल में बंद था, जबकि मैगी और राइटर को एक साथ बंद किया गया था। जल्द ही डस्टफिंगर को पता चला कि मैगी भी एक सिल्वर टंग है और वह भी उसे किताब में वापस भेज सकती है। वहीं राइटर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। मैगी ने उसे सुझाव दिया कि तुम कहानी में कैप्रिकॉन को शैडो से मरवा दो ना। तभी बेस्टा मैगी के लिए खाना लेकर आया। उसने कहा कि कैप्रिकॉन चाहता है कि कल के लिए वह खूब तैयार रहे। तभी राइटर ने बेस्टा से पूछा कि हम लोग भूत की कहानियों की बातें कर रहे हैं, तुम सुनना चाहोगे? ये सुनते ही बेस्टा बहुत ज्यादा डर गया। दरअसल राइटर जानता था कि मैंने इसको लिखा ही ऐसे है कि यह भूतों की कहानियों से बहुत डरता है। तभी क्वीन बेस्टा पर कूद पड़ा और उसकी थैली चुराकर डस्टफिंगर के पास ले गया। अब बेस्टा डस्टफिंगर की जेल में घुसा अपनी थैली को वापस लेने के लिए, जिसके बाद डस्टफिंगर ने अचानक ही उसे भूतों की कहानी सुनाना शुरू कर दिया और वह कहने लगा कि यहाँ जो कंकाल पड़े हैं यह अभी जिंदा होकर तुझे मार डालेंगे। ये सब सुनकर बेस्टा बहुत ज्यादा डर गया। इस बात का फायदा उठाकर डस्टफिंगर ने बेस्टा को जेल में बंद कर दिया और खुद बाहर निकल आया। डस्टफिंगर ने मैगी और राइटर की जेल का ताला खोलने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं खुला। उसने अपनी आग की शक्ति का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा।
हारकर उसने राइटर और मैगी को वहीं छोड़ दिया। राइटर ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं रुका। डस्ट फिंगर बाहर तो आ गया लेकिन राइटर और मैगी को छोड़कर उसे बहुत बुरा लग रहा था। अब उसने दोबारा से उन्हें लेने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी कैप्रिकॉर्न के आदमी उस रास्ते पर आ गए। एलेनोर भी कैप्रिकॉर्न के इलाके में पहुंच चुकी थी। उधर डस्ट फिंगर कैप्रिकॉर्न के आदमियों को देखकर छुप गया, लेकिन मोर्टिया और फरीद ने उसे अंदर खींच लिया। फरीद ने खुशी खुशी में उसे गले लगा लिया। डस्ट फिंगर ने मर्तिया को मैगी और राइटर के बारे में बताया और यह भी कि कैप्रिकॉर्न शैडो को इस दुनिया में लाने वाला है, मैगी का इस्तेमाल करके, क्योंकि उसकी बेटी भी उसकी तरह एक सिल्वर टंग है। जेल में राइटर इंकहॉट के बुरे किरदारों को लुभाने के लिए कहानियां लिख रहा था। तभी कैप्रिकॉर्न के आदमी मैगी को ले जाने आए। वहीं मर्तिया, डस्ट फिंगर और फरीद मैगी और रेसा को बचाने का प्लान बना रहे थे। मर्तिया ने डस्ट फिंगर से कहा कि तुम अपनी आग का इस्तेमाल करके सबका ध्यान भटकाना, जिसके बाद इन तीनों ने कैप्रिकॉर्न के आदमियों का भेष बनाकर अंदर जाने का फैसला किया। मैगी को व्हाइट गाउन पहनाकर एक खास जगह ले जाया गया जहां वह सबको पढ़कर कहानी सुनाएगी। उसने वहां रेसा और राइटर को पिंजरे में बंद देखा। कैप्रिकॉर्न ने घोषणा की कि कई साल बाद अब वह अपने लोगों से मिल पाएगा। उधर मोर्टिया, फरीद और डस्ट फिंगर अंदर घुसकर कैप्रिकॉर्न के आदमियों को खत्म करने लगे। एलेनोर जब अंदर घुसी तो उसे वहां डेरियस मिला। उसने डेरियस से कहा कि अगर तुम यहां से निकलना चाहते हो तो मेरी मदद करो, जिसके लिए डेरियस मान गया। मैगी को जैसे ही पढ़ने के लिए किताब दी गई उसे मोर्टिया दिखाई दिया, लेकिन वह फिर भी शांत रही। मौका देखकर राइटर ने टोडो को एक पेज दिया ताकि वह मैगी तक पहुंचा सके। मर्टिया ने चिल्लाकर मैगी को आगे पढ़ने से मना किया, क्योंकि शैडो उस दुनिया में आना शुरू हो चुका था। जैसे ही टोडो ने मैगी को राइटर का दिया हुआ वह पन्ना पकड़ाया, मैगी ने उसे पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद शैडो अचानक से कैप्रिकॉर्न के ऊपर हमला करने के लिए मुड़ गया। वहीं डस्ट फिंगर और फरीद महल को जला रहे थे। एलेनोर एक घोड़े पर सवार सारे जानवरों के साथ वहां पहुंच गई, जिससे चारों तरफ हड़बड़ी मच गई। मर्टिया ने मैगी से आगे बढ़ने के लिए कहा ताकि कहानी बदली जा सके, लेकिन आगे कुछ लिखा ही नहीं था। इसलिए मर्टिया ने मैगी को पेन पकड़ाया और कहा कि आगे की कहानी तुम लिखो। मैगी ने कहानी में कैप्रिकॉर्न को एक स्टैचू बना दिया और वह धीरे धीरे रेत में बदल गया। उसने शैडो को भी वापस भेज दिया और बाकी सब लोगों को भी, जो किताब से बाहर बिना अपनी मर्जी के आए थे। डस्ट फिंगर ये सब देख रहा था, लेकिन उसने वापस जाने का मौका खो दिया। जिस वक्त यह सब हो रहा था वह थोड़ा दूर था। फरीद ने कहा कि मोर्टिया उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन डस्ट फिंगर ने कहा कि अब तो इसे अपनी बीवी भी मिल गई, अब क्यों मदद करेगा मेरी यह। अचानक रेसा की आवाज भी लौट आई और पूरा परिवार एक हो गया। मैगी ने देखा कि किताब वहां से गायब हो चुकी थी और महल टूटकर गिर रहा था। इन सब लोगों ने जल्द से जल्द बाहर निकलने का सोचा। दरअसल फरीद ने चुपके से वह किताब उठा ली थी जो अब उसने डस्ट फिंगर को दे दी। फरीद ने कहा कि वह कोई नया रीडर ढूंढ लेंगे जो उन्हें वापस भेज सके। डस्ट फिंगर ने फरीद से पूछा कि तू तो मैगी को पसंद करता है, तू क्यों जा रहा है मेरे साथ। जिस पर फरीद ने कहा कि मेरे पास फोटो है ना उसकी, इसे देख के खुश रह लूंगा मैं। वो दोनों बातचीत करते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगे। तभी मर्टिया उन दोनों के पीछे भागता हुआ आया। उसने डस्ट फिंगर से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेजने आया हूँ। जल्द ही उसने किताब पढ़नी शुरू की और डस्ट फिंगर अपनी दुनिया में वापस चला गया। रेसा और मैगी भी पीछे पीछे भागते हुए आई, लेकिन डस्ट फिंगर वहां से जा चुका था। फरीद को मर्टिया ने पूछा कि अब वो क्या करेगा। साथ ही उन्होंने क्वीन को अपने पास ही रख लिया था ताकि उसे बचाने के चक्कर में डस्ट फिंगर की मौत ही ना हो। मैगी ने फरीद से कहा कि तुम हमारे साथ ही क्यों नहीं रुक जाते, जिसके लिए वह मान भी गया और अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे। मूवी स्टार चैनल को सब्सक्राइब